हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पार्ट 1 में वैद्युत क्षेत्र तक आने वाले वैद्युत क्षेत्र से फॉर्मूले तक से आने वाले प्रश्नों को हल कर लिए थे। अब हम आगे हल करेंगे, तो हम आगे जैसे ही हल करने के लिए प्रश्न जाएंगे तो हम द्विध्रुव आघूर्ण में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले कल कूलाम बल के आधार पर, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा होता है F=Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो कूलाम बल से एक फिगर वाले प्रश्न आते हैं, बहुत बार आते हैं। जैसे कि जो भी मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा वो 2018 में आया हुआ है, जो प्रश्न मैं अभी आपको करवाऊंगा 2018 और 2020 में आया हुआ वो प्रश्न है, और उससे पहले वो 2014 में आया हुआ है, मतलब 4 साल बाद आया, फिर 1 साल गैप करके वो प्रश्न आया हुआ है। और इसी प्रकार से वो प्रश्न आते हैं और ज्यादातर वर्ग वाले ही आते हैं, तो इसीलिए मैंने उस प्रश्न को उठाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। फिगर को समझिएगा, इसमें मैं लिखूंगा नहीं चीजें, बस आपका समझाने का प्रयास है। तो इसमें मेन फिगर ही है, ठीक है। जब लिखेंगे तुम क्या लिखेंगे कि देख बोलते जा रहे हैं जो लिखना है अभी, कि एक वर्ग ABC है, एक वर्ग ABCD है, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक कोनों पर एक धनात्मक आवेश प्लस Q है, मतलब प्लस Q A पर भी है, प्लस Q B पर भी है, प्लस Q C पर भी है और प्लस Q D पर भी है, ठीक है। तो बिंदु B पर स्थित आवेश पर, बिंदु ACD पर स्थित आवेश द्वारा लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी कि इस आवेश, ये जो B आवेश है, इस आवेश पर इन सारे आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, इसकी गणना हमें करनी है। ये प्रश्न आपका था बच्चों 2014, 18 और 20 का। तो हमें इस आवेश पर, इस जो बिंदु B है, इस पर हमें गणना करनी है बल की। तो अब ये किस कॉन्सेप्ट से आता है? तो ये आता है बच्चों आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कूलाम बल का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। सर आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, तथा यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम, तो इस बिंदु A के कारण जो बिंदु B पर बल लगेगा, मान लीजिए, देखिए यार फिंगर बना रहे हैं हम, बिंदु A के कारण जो बिंदु B पर बल लग रहा है, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं FAB। A के कारण जो B पर बल लग रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया FAB। ठीक इसी प्रकार जो बिंदु C पर आवेश है वो भी इस पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। सर ये कितना बल लगाएगा? सर ये आपका ये जो बल लगाएगा ये लगाएगा FCB। समझ में आ रही है चीजें? ये बल लगाएगा। क्या ये भी बल लगाएगा? जी सर बिल्कुल ये भी बल लगाएगा जब स्थित दूरी बहुत ज्यादा है, किसी में कम। अच्छा एक चीज मैंने नहीं लिखा, इसमें दिया हुआ है इसकी जो वर्ग की भुजा की लंबाई A है, वर्ग की भुजा की लंबाई A मीटर है। तो अब इसके कारण जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा? ये डायरेक्ट विकर्ण से लगेगा। ये बल मान लीजिए क्या हो गया, FDB। चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर अब चीजों को ध्यान से समझा जाए तो FAB और FCB यहां पे जो एंगल होगा क्या होगा? 45 डिग्री होगा, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा? 45 डिग्री एंगल पर होगा। यानी कि दोनों को cos 45 पे अगर हम जोड़ देंगे, कोई साइन वाला तो खत्म, तो cos 45 पे अगर जोड़ दें तो चीजें हो जाएगी, ठीक है सर। यहां तक तो अभी चीजें ये समझ में आ गई कि इन दोनों का परिणामी भी इधर ही होगा, मतलब यही परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी भी। तो इन दोनों का निकाल के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक चीजें हमें समझ में आए। अब सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले सर ये उठ रही है कि अगर हम अब बल का फॉर्मूला लगाएं, बल का फॉर्मूला कौन सा हमारे पास? वैद्युत बल का फॉर्मूला सर कूलाम बल का फॉर्मूला है।
तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कूलाम के नियम के अनुसार कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो जो हमारा यहां पर F नेट आएगा, F नेट B पर क्या आएगा, जो F नेट आएगा B पर वो क्या आएगा सर, वो आएगा FDB प्लस FCB cos 45 प्लस FAB cos 45। अब कॉन्सेप्ट कहां पे उठता है, अब समस्याएं कहां पे उत्पन्न हो जाती हैं, तो समस्याएं यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं कि सर इसके बीच की दूरी हमें पता है, इसके बीच की दूरी हमें पता है, लेकिन ये दूरी हमें नहीं पता है। तो ये दूरी जिनको फॉर्मूला पता होगा निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला सर, कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा रूट टू, भुजा रूट टू। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट टू। तो ये दूरी क्या हो जाएगी सर, a√2। अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। तो यहां से हम एफ नेट निकाल रहे हैं, एफ नेट इक्वल टू FDB। FDB क्या हो जाएगा भाई, FDB सर हो जाएगा 1/4। अब देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो मैं सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूं, और सब में Q1 Q2 भी होगा। एक बार लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, Q देखिए ये भी है, Q ये भी है, Q ये भी है, Q ये भी है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में। अब बात आती है R स्क्वायर की, तो हम D के कारण निकाल रहे हैं, तो D के बीच की दूरी क्या है, D और B के बीच की दूरी है सर a√2। तो यहाँ पे हो जाएगा सर A का स्क्वायर, ये Q स्क्वायर अपॉन में 2A का स्क्वायर, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस FCB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर CB निकाल रहे हैं तो CC के कारण तो Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर cos 45 डिग्री, प्लस सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर cos 45 डिग्री। अगर आपको देखिए जिन बच्चों को यहां से ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, यहां से ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तो सर cos 45 कैसे रख दिए, तो आप सिंपली वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर आप इसका भी फॉर्मूला पढ़े थे तो डायरेक्ट इन दोनों का आप परिणामी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, इन दोनों का सर परिणामी मान लीजिए, अगर ये R है तो R क्या हो जाएगा सर, R हो जाएगा FCB का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर। कुछ बच्चों को समस्या हो जाती है, उनको बता देता हूं सर, प्लस FCB इंटू में FAB cos थीटा, और थीटा यहां पे क्या है सर जी, 90 डिग्री, 90 रख दीजिए। R का मान क्या हो जाएगा, 90 का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ये सारी चीजें क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो सर FCB का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर और प्लस 0। अब अगर आप देखेंगे तो यहां से बस cos 45 दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर यहां से हम लिखें कि FCB बराबर होगा FAB के, तो क्या कुछ गलत है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2FCB। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस आपकी अंडर रूट में चीजें आ जाएंगी, जो चीजें सॉल्व करने पे आपको सेम आएंगी। चलिए अब वहां पे भी सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यही चीजें आएंगी। तो यहां तक हो गया। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, F नेट इक्वल टू 1/, देखिए हमने कॉमन क्या लिया, Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचेगा सर 1/2A स्क्वायर। cos 45 का मान क्या होता है सर जी, √2, तो 1/√2A स्क्वायर प्लस 1/√2A स्क्वायर। देखिए जो चीज़ें वहाँ पे बच रही थी, वहाँ पे क्या बचता है, √2 बचता ना, तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्लस करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा सर जी, LCM सेम है तो ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम सॉल्व करते हैं वो चीज़ें देखिए यहाँ पे भी आ जाएंगे, 2A स्क्वायर प्लस सर यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 ऊपर चला जाएगा कट के, और A स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वहाँ पे F√2 वैल्यू आई थी, क्या वही वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सर वही वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए
अब चाहे तो आप यहाँ पर भी फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो सर जी हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप 2a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो 2a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 2√2, ये आपका जो होगा वो क्या हो गया, ये आपका एफ नेट फोर्स हो गया। एफ नेट क्या हो गया आपका, एफ नेट फोर्स हो गया। यहाँ पे एफ कैसे निकला मैंने वो भी आपको बता दिया, यहाँ पे cos 45 डिग्री कैसे आया। तो फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको समस्याएं नहीं होंगी, इसमें बस जो निकालना रहता है क्या, इसमें परिणामी वेक्टर आपको निकालना रहेगा। देखिए ये तो सेम है, इन दोनों का परिणामी निकालना होगा, तो परिणामी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, अगर आपने नहीं नोट किया होगा तो सॉरी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab cos थीटा। यहाँ पे सर थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, मैंने सॉल्व किया था अभी एफ वाला, आपने देखा होगा तो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे फिगर वाले क्वेश्चन हो गए। अब जैसे ही हम फिगर वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं तो हमें डाइपोल में एंटर करना है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में। तो वैद्युत द्विध्रुव में जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वैद्युत द्विध्रुव से ही आता है। अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर तो बाद में से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं हम, उसी से संबंधित आता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव लिखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कितनी बार मैं लिख दूं बताइए। ये क्वेश्चन आप हर एक बार देखेंगे ना, 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में निश्चित ही आता है 100%, तो लिख लीजिएगा। और बहुत नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आता है, नहीं तो कभी कभी बहुविकल्पीय में भी आता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक कोने पर, सॉरी, किसी वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक कोने पर 2 ही कोने होते भी है, ऐसे भी लिखा जाए तो गलत नहीं है। दोनों किनारों पर पांच कूलाम के आवेश है। यदि इनके बीच की दूरी 20 की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपको भाषा थोड़ी मुझसे अलग मिलेगी, द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि मैं भाषा थोड़ा अपने शब्दों में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा वर्ड टू वर्ड प्रश्न ज्ञात करना हमारे लिए संभव नहीं है। अब या तो हम यहाँ पे बुक लेके बैठे हैं, एक क्वेश्चन देके फिर लिखवाएं, लेकिन क्वेश्चन वही चीज़ें रहती हैं, शब्द इधर उधर चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट वो समझने से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, मतलब लगभग हर एक बार आते हैं। और यहाँ पे 2 गलतियाँ होती हैं, 2 प्रकार के बच्चे गलतियाँ जो करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा क्या द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं भी बताता हूँ, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले जो जो चीज़ें बताया है और जो जो चीज़ें पूछा है उसे लिख लेना चाहिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों कोनों पर 5 कूलाम का आवेश स्थित है, यानी कि क्यू दे दिया 5 कूलाम। अब अगर आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, मैं डीपली से समझाऊं तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो प्रत्येक कोने का मतलब क्या हुआ, एक कोने पर -5 और दूसरे कोने पर +5। अगर फिगर बना लेते तो एक गलती बच्चे कम कर देते, लेकिन बच्चे फिगर बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो 5 कूलाम। अब उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि जो L दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, इसको L मत करिएगा, D करिएगा, बता रहा हूँ क्यों। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो देख रहा हो वो समझ जाएगा। पूछा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि सर P, आपसे P पूछा हुआ है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है सर, P इक्वल टू होता है सर जी, P इक्वल टू होता है Q इंटू में 2L। अब समस्या देखिए कहां पे होती है, फॉर्मूला सबको पता है, रख देते सब है, करते सब है।
दो प्रकार के मूर्ख होते हैं इसमें। पहली प्रजाति मूर्खों की, देखिए पहली प्रजाति, दूसरी प्रजाति। पहली प्रजाति वाले क्या करते हैं, कैसे करते हैं, P इक्वल टू में Q रखेंगे 5 इंटू 2 और L की वैल्यू रखेंगे 15। ये पहली प्रजाति के लोग हैं। तो उनका आंसर आएगा P इक्वल टू 30 150। पहली प्रजाति ये हो गई, पहली प्रजाति ये हो गई, ठीक है। कूलाम सेंटीमीटर, ये पहली प्रजाति हो गई, कूलाम सेंटीमीटर मात्रक। अब दूसरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रजाति वाले क्या करते हैं, जो दूसरी प्रजाति वाले थोड़े से समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो दूरी दी हुई है उनके बीच की, ये टोटल दूरी ही तो 2L है। तो ये दूसरी प्रजाति वाले क्या करते हैं कि 2L की जगह 15 रखते हैं, कि थोड़े से समझदार होते हैं पहली प्रजाति से। तो ये रखते हैं 5 इंटू में 15 इक्वल टू में 75, फिर कूलाम सेंटीमीटर। ये दूसरी प्रजाति वाले हैं, ये सही करके अपने ये सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ये गलत कर देते हैं, और ये तो पूरी तरीके से पहली प्रजाति वाले मूर्ख होते ही हैं। लेकिन अगर फिगर बना लेंगे तो पहली प्रजाति वाले की मूर्खता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी प्रजाति वाले गलती कहाँ कर देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और मैं यही सारी चीजें आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सब प्रिपेयर करना है ना। तो इसमें क्या होगा सर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और किसी भी क्वेश्चन में बताता हूँ उसको मीटर में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अगर ये कर देता पहली प्रजाति वाला तो वो भी सही रहता। तो चलिए क्या हो जाएगा, P इंटू में Q का मान 5 और 2L क्या है, उनके बीच की दूरी है, L आधी दूरी है इसलिए 2L कहता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इंटू में 15, तो कितनी दूरी है सर जी, 15 इंटू 10 के पावर -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। P इक्वल टू में सर जी 75 इंटू 10 के पावर -2 सर जी कूलाम और फिर मीटर हो गया। ये आंसर एग्जामिनर आएगा 2 नंबर देके चला जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, मैं बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं आपको वो भी बता रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, आपको समस्याएं ना हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जैसे ही जाएंगे ना, अब राइटर घुस जाते हैं, मतलब जो आपके एग्जामिनर है वो घुस जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर घुस जाते हैं। अभी तो मैं प्रश्न बता रहा हूं तो आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें समझा दी जा रही हैं। यहाँ से जाने के बाद आप लोग खुद से प्रश्न हल करिए और उसको बार बार हल करिए तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे। आसान है भी, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर दिया हुआ है आपको कि किसी वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन नंबर 3, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति से 3 मीटर दूरी पर स्थित 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इसे प्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर, यदि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 27 कूलाम मीटर हो। यहां पर हमें क्या बोला है सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है सर। दिया हुआ है यहाँ पर हमें R जो कि 3 मीटर है सर जी। द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, 27 कूलाम पर मीटर। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि कभी कभी आपको द्विध्रुव आघूर्ण नहीं देता है, द्विध्रुव आघूर्ण भी हमें निकालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपको यहाँ पे निकालना आप देख चुके हैं, तो वो चीजें आपको बताएगा द्विध्रुव के कोण पर इतने आवेश है। तो ये डबल क्वेश्चन चला जाता है, 2 क्वेश्चन एक साथ जोड़ देता है तो मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है, मार्क्स बढ़ जाता है।
तो ये हो गया आर और ये हो गया पी, और हमसे पूछा क्या है सर जी? हमसे पूछा है ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला बस याद होना चाहिए सर, ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू सर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यूब। शायद मैं सही हूं? बिल्कुल सर आप सही हैं, गलत होऊंगा तो माफी चाहूंगा, सही ही हूं, मुझे नहीं लग रहा है गलत है। यही होता ही है यार, गलत क्या है। तो मैं भी यही बोलता रहता हूँ बीच बीच में। चलिए, तो ये क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, क्योंकि ये कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। अब 2p तो 2 रख दीजिए, p की जगह पे 27 रख दीजिए, और नीचे दिया हुआ है क्यूब, तो 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। अब क्या हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल सर ये क्या आ जाएगा E इक्वल टू 18 इंटू 10 के पावर 19। क्या आपको मात्रा लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन पर कूलाम। हो गया, बस इतना ही करना था। बहुत रॉकेट साइंस हमने लगाया ना, ये ऐसे जाना था, वैसे जाना था, तिरछा जाना था, बहुत इजी था। चलिए अब फिर इसी में क्वेश्चन बना लीजिए, यहीं पे एक और क्वेश्चन बना लीजिए, जो दूसरा वाला आता है वो भी यहीं पे बना लीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति से, यहाँ पे अक्षीय के मान चेंज कर देते हैं हम, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर एक ही क्वेश्चन हो गया। किसी अक्षीय स्थिति, इसको निरक्षीय स्थिति कर दीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति से 3 मीटर की जगह यहां पे कर दीजिए आप लोग 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर ई का मान, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए यदि जो ये आपका दिया हुआ है ये 16 दिया हुआ है कूलाम मीटर। ठीक है सर, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है निरक्षीय स्थिति पर क्या ज्ञात करना है सर? यहां पर भी तो हमें ई ही ज्ञात करना है, चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल दी हुई है। तो आर इक्वल टू सर जी 2 मीटर, पी इक्वल टू सर जी 16, और बात की जाए ई इक्वल टू तो सर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ई का फॉर्मूला क्या होता है सर? वही होता है, बस 2 हटा दीजिए, पी अपॉन में आर क्यूब। तो बस इसको भी सॉल्व कर दीजिए सर। ई इक्वल टू में 9 इंटू में 10 के पावर 9, इसकी जगह पे 16, और यहाँ पे आर क्यूब यानी कि 2 की जगह 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, सॉरी सर 8 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, फिर सेम चीज आ गया आंसर, हो गया। तो इस पर सवाल बहुत कम आते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर। अक्सर ये देखा गया है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर प्रश्न नहीं आते हैं, ये खुद सिद्ध करने के लिए आते हैं। जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ना, 99% केस में यही होते हैं। बहुत एग्जामिनर अगर खुश हो जाता है आप पर, तो आपको एक आधे नंबर के ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, नहीं तो क्या आते हैं, नहीं तो सर उससे संबंधित आपके क्या आते हैं, डिराइवेशन ही आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब सवाल बचा आपका लास्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, वैद्युत द्विध्रुव संबंधित, और वो बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल संबंधित एक प्रश्न बचे हुए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा कि ई वैद्युत क्षेत्र में एक समान, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर जो भी हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र 12 न्यूटन पर कूलाम, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान 12 न्यूटन पर कूलाम के, सॉरी यहाँ पर लिखिए 12 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल, लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए।
समान वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मान नहीं लिखे आप, इक्वल टू लिख लीजिए बच्चों 3 कूलम्ब पर मीटर। तो युग्म की गणना कीजिए, बल युग्म की गणना कीजिए यदि E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा P के बीच का कोण, बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का हो, सिर्फ तो उनके जो बीच का कोण हो वो कितने डिग्री का हो सर, वो 90 डिग्री का हो। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपसे ऐसे कह सकता है कि कोण उनके बीच का क्या है 90 डिग्री है, या कह सकता है कि जब बल युग्म अधिकतम हो, जब बल युग्म अधिकतम हो या जब बल युग्म न्यूनतम तो नहीं पूछता है, न्यूनतम पूछेगा तो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, जब बल युग्म अधिकतम हो, इसको 90 डिग्री को और किस प्रकार से बोल सकता था, जब बल युग्म अधिकतम हो। अरे सर आप तो यहाँ लिख दिए ना, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए तो मैं बता देता हूँ, ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि E का मान दिया हुआ है 12 न्यूटन पर कूलम्ब, और फिर क्या दिया हुआ है सर, P का मान यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया हुआ है 3 कूलम्ब मीटर, और आपको दिया हुआ है थीटा 90 डिग्री। अच्छा जब अधिकतम भी बोलेगा तो थीटा का मतलब 90 डिग्री ही होगा। कैसे, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। थीटा अधिकतम कब होगा 90 डिग्री पर, साइन थीटा का मान 1 होगा, नहीं तो और सब में तो कम ही होगा, तो इसलिए अधिकतम कब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बस इसी से निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। E का मान दिया हुआ है कहाँ पे 3, E का मान दिया हुआ है कहाँ पे 12, और साइन थीटा का मान दिया हुआ है साइन 90। टाउ बराबर बार बार चलो बोलते हैं 36 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समस्या यहाँ नहीं होती है, समस्या ऐसे क्वेश्चन में होती है। समस्या देखिए कैसे क्वेश्चन में होती है बल युग्म वालों से। देखिए वो क्वेश्चन कहाँ समस्याएं बच्चों को होती है, और मैं इस क्वेश्चन के जरिए ये भी समझूंगा कौन एक्टिव बच्चे हैं जो डेली हमारे क्लासेस को करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। इसके जरिए मुझे मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ खास सोच रहा हूँ बच्चों के बारे में। देखिए यहाँ पे कब समस्या होती है कि देखिए जब, बड़ा लिख रहा हूँ, जब एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण गलत लिख दिया, फिर तो वही सारी चीजें दिख रहा था, 2i प्लस 3j प्लस 4k तथा जब एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत आघूर्ण ये है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र 3i प्लस 4j प्लस 1k में स्थित है, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। अब इसी के साथ आपके सारे जो प्रश्न थे समाप्त हो जाएंगे इस चैप्टर से संबंधित, मतलब ठीक है। तो एक तो पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, ये प्रश्न आए चाहे ना, ये जो आप इससे सीखेंगे ना वो 100% आएगा। या तो इस पर प्रश्न आता है या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला आता है तो बहुविकल्पीय में, प्रश्न आता है तो 4 नंबर या 2 नंबर में अधिकतर आता है, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका सर, फॉर्मूला होता है टाउ बराबर P क्रॉस E। अब देखिए यही फॉर्मूला होता है, यही पूछता है बहुविकल्पीय में, और ऑप्शन कैसे देता है, टाउ बराबर
P क्रॉस E, टाउ बराबर E क्रॉस P। अब बच्चे कंफ्यूज, टाउ बराबर P E cos थीटा, टाउ बराबर P E tan थीटा। लीजिए करिए, ऐसा ऑप्शन देता है और बच्चे अब इसमें ये मारे कि ये मारे कि ये मारे कि ये मारे, सब सोचते हैं क्या मारे, यही मार देते हैं, यही मार देते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वो ये मारते हैं। तो बस इसी पे आपको रख देना है, दोनों वेक्टर चीजें हैं तो बस आप क्रॉस मल्टीपल रख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा नहीं रखेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस 4j प्लस 1k। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप लोग, यही मैंने बोला था मैं चेक करूंगा कौन से बच्चे डेली की क्लास अटेंड करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आएगा इसके बाद से ये स्टेप जो बच्चे हमें मैसेज करेंगे, जो बच्चे हमसे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे इसको करके हमें मैसेज करेंगे इसके आंसर को। मैं समझ जाऊंगा कितने बच्चे एक्टिव है, कितने बच्चे हमारे साथ रियलिटी में डेली की क्लासेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर जरूर मैसेज कीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये आपके पहले चैप्टर का लगभग सारे न्यूमेरिकल समाप्त हो गए। जितने तरीके से आते थे मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, सारे फॉर्मूले पर आधारित तरीके बता दिए, एक भी तरीका हमने छोड़ने का नहीं है। छूटा होगा तो बता दीजिए, उसको भी कवर कर दिया जाएगा किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं बता देना चाहूँगा, हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं, क्लास 10th और 12th की। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमसे जुड़ना होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।